गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यहाँ पे जो भी देख रहे हैं उन सभी को भी हमारे तरफ से वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और आप लोग अपने तैयारी को धार दे रहे होंगे। इससे पहले हम लोग जो पढ़ चुके हैं, ये चैप्टर चल रहा है भारत में राष्ट्रवाद। ये सभी के लिए जरूरी है, ये न सिर्फ मैट्रिक के लिए जरूरी है बल्कि अभी जो TRE 4 कल नोटिफिकेशन आया है उनके लिए भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि उसमें स्पष्ट रूप से दिया गया है कि ये NCERT और SCERT से एग्जाम पूछा जाएगा। इस तरह से ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस क्लास को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि भविष्य में कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, चाहे IAS लेवल का हो, PCS लेवल का हो या अन्य कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन रहता ही रहता है। इसको काफी डिटेल से हम लोग देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। जो भी विद्यार्थी यहाँ पे आए हैं, चाहे वो कोई भी कंपटीशन क्लास का भी, उनके लिए भी ये काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। और जो भी क्लास 10th का विद्यार्थी है वो भी अगर उसको अच्छा से अगर पढ़ लेता है तो आगे का कंपटीशन, जब भी सरकारी नौकरी लेने के लिए आप लोग जाएंगे तो बहुत ही ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट को ये क्लास हो जाता है। इतिहास कभी बदलता नहीं है ना। तो ये इस तरह से इसको डिजाइन किया गया है कि हर एक सेक्शन, हर एक क्लास के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसलिए आप लोग इसे ध्यान से पढ़िएगा और अच्छा लगेगा तो दबा करके लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए फटाफट, और उसके बाद सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो अब बिना देर के हुए हम इनको स्टार्ट करते हैं। इसका इंपॉर्टेंस पता चलेगा कि भर भर के यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है हर एक एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे जो इस चैप्टर का जो हेडिंग है, तो इसमें है प्रथम विश्व युद्ध एक सिंहावलोकन। एक सिंहावलोकन मतलब हम प्रथम विश्व युद्ध के बारे में हम लोग कुछ समझेंगे और उससे कनेक्ट करेंगे घटनाओं को। अब इसमें हम लोग मुख्य रूप से पढ़ेंगे प्रथम विश्व युद्ध का संक्षिप्त परिचय। इसमें दो कौन सा गुट था जिनके बीच में युद्ध हुआ, एक का नाम था धुरी शक्ति, एक का नाम क्या था, मित्र राष्ट्र। क्या था? इसके अंतर्गत बहुत सारे देश हैं, हम आगे डिटेल में चर्चा कर लेंगे। फिर प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ का स्थापना होता है। फिर जाके प्रथम विश्व युद्ध का भारत पे क्या प्रभाव पड़ता है, साम्राज्यवाद के बारे में, भारत का जनशक्ति का किस तरह से शोषण होता है, भारत का सैनिक इसमें इस युद्ध में किस प्रकार से अपना योगदान देता है ना। उसके बाद जो है प्रथम विश्व युद्ध के समय में भारत में क्या क्या हो रहा था उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे तिलक और एनी बेसेंट का होम रूल, लीग आंदोलन है, उसके बाद लखनऊ समझौता 1916 हुआ है, उसके बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, उसी तरह से नरम दल गरम दल, ये सब जितना भी होता है इन लोगों का जब मिलन होता है। उसके बाद रॉलेट एक्ट, महात्मा गांधी का सत्याग्रह, इन सबको हम लोग पढ़ने वाले हैं डिटेल में। हम चलते हैं आगे, देखते हैं। इनको बढ़िया से पढ़ना है, ये जिंदगी भर काम आने वाला है, ठीक है। तो अब अगला स्लाइड है हमारा। अच्छा, इनको पढ़ने से पहले हम पिछला कनेक्शन हम स्थापित करने का प्रयास करते हैं ताकि ये चैप्टर हमें बढ़िया से समझ में आ जाए, ठीक है। हमारे ऊपर हमारा प्यारा भारत यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। ये जो है जिस उस समय में बांग्लादेश, पाकिस्तान अपना भारत का ही भाग था, ठीक है। तो हमारे ऊपर किनका अधिकार था? ब्रिटेन का। किनका था? ब्रिटेन को ही हम लोग इंग्लैंड बोलते हैं या यूके बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रिटेन को ही क्या बोलते हैं? जब कभी भी मेरे मुंह से निकल जाए ब्रिटेन तो समझना वही इंग्लैंड है। और ये इंग्लैंड अगर देखो तो कहाँ पे है आज के समय में? इधर है ना, इसी साइड में। यहाँ पे थोड़ा सा नक्शा गड़बड़ा गया, इसी आसपास में है, ठीक है ना। तो इसी आसपास में इधर आयरलैंड है, ठीक है। तो ये जो है ब्रिटेन, तो ये ब्रिटेन जो है यही इन्हीं का क्या था? अधिकार था। किस पे? भारत पे। ना केवल इनका भारत पे अधिकार था बल्कि दुनिया के बहुत सारे देश पे इनका अधिकार था। अगर उनमें हम देखें तो ये ऑस्ट्रेलिया है। क्या है ये? ऑस्ट्रेलिया। इधर का भाग कनाडा है। क्या है? या फॉकलैंड द्वीप है ना। इसी प्रकार से इधर एक गुयाना है, यहाँ पर भी उनका अधिकार था। इधर दक्षिण अफ्रीका है, यहाँ ये वाला एरिया जो है इजिप्ट का है ना। उसके बाद इधर नाइजर है ना। उसके बाद जो है इधर तुम्हारा केनिया वगैरह हो जाएगा, युगांडा हो गया यहाँ पे, हाँ, जिम्बाब्वे, ये सब एरिया पे। इसी प्रकार से यहाँ पे कुछ इसका तटवर्ती एरिया में भी इनका अधिकार था, ठीक है ना। तो अब देख सकते हो कि ब्रिटेन इतना बड़ा देश पे शासन कर रहा था, मतलब वहां पे जाके अधिकार किया और वहां से क्या है, बहुत सारा संसाधन अपने हित में लेके आता था, बहुत सारा व्यापार करता था, तैयार माल को बेचता था, वो काफी फायदा कमाता था। जब ब्रिटेन ऐसा कर रहा था, ये सिर्फ ब्रिटेन ही ऐसा नहीं कर रहा था, इसके साथ साथ यहाँ पे जो देश है फ्रांस, पुर्तगाल है ना, यहीं पे डच, छोटा छोटा देश जो है वो भी अपना साम्राज्य स्थापित करने में लगा हुआ था। यहीं पे बगल में है तुम्हारा जर्मनी, क्या हो गया? यहीं पे ऑस्ट्रिया, क्या हो गया? ऑस्ट्रिया, इटली, है ना। ये सभी का सभी देश चाहता था क्या
कि हमें भी ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। ये जस्ट लाइक उसी की तरह है जिस तरह से अगर मान लो तुम्हारा कोई पड़ोसी कहीं जाके अच्छा व्यापार करके एकदम धनवान हो गया, बड़ा बड़ा बिल्डिंग खरीद लिया है ना, बना रहा है, तुम भी सोच रहे हो कि हम भी उसी तरह से करके कुछ अच्छा व्यापार करें, है ना। तो ये लोग भी हमें प्रतिस्पर्धा कर रहा था। प्रतिस्पर्धा करने के दौरान क्या हुआ कि ये सब जो देश थे एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप कर देते थे, है ना। और यहाँ पे तुम लोग को राष्ट्रवाद बताए थे राष्ट्रवाद स्वस्थ राष्ट्रवाद एक तरह से अच्छा चीज है कि अपना देश का भलाई करना है, एकता की बात करना। लेकिन यहाँ पे एक तरह से उग्र राष्ट्रवाद पनप रहा था। उग्र राष्ट्रवाद का अर्थ यह हुआ कि हमसे श्रेष्ठ कोई ना हो। उग्र राष्ट्रवाद हमेशा क्या होता है, खतरनाक होता है। क्या होता है ना। क्या अच्छा होना चाहिए, तुम सिर्फ चाहोगे कि मेरा ही खाली भलाई हो, दूसरे का भलाई ना हो। कोई क्या ये अच्छा बात है? जब तक दूसरे का भलाई नहीं होगा तुम्हारा भलाई नहीं होगा। तो ये एक तरह से उग्र राष्ट्रवाद जो था ये हमारे लिए या उस समय के लोगों के लिए काफी नुकसानदेह साबित हुआ। अब जो प्रथम विश्व युद्ध जो स्टार्ट हुआ वहां पे एक यहाँ पे है सर्बिया नाम का देश, क्या हो गया, बोस्निया। अब यहीं पे यहाँ का जो राजकुमार है उनका हत्या हो जाता है। क्या हो जाता है, बोस्निया हर्जेगोविना जो है ना, यहीं का बोस्निया हर्जेगोविना का राजकुमार का क्या हो जाता है, हत्या हो जाता है। और सॉरी यहाँ पे क्या था, बोस्निया हर्जेगोविना एक देश है। तो इसी देश में क्या हो गया, ऑस्ट्रिया बगल में बताए थे तुम लोग को यूरोप में राष्ट्रवाद में, है ना। कौन था यूरोप में राष्ट्रवाद जब पढ़ा रहे थे, ऑस्ट्रिया एक ताकतवर देश था ना, है ना। तो वहां का राजा का यहाँ पे क्या हो जाता है, राजा का बेटा यानी राजकुमार का यहाँ पे हत्या हो जाता है। ऑस्ट्रिया काफी क्षुब्ध हो जाता है ना, गुस्सा हो जाता है, बहुत सारा शर्त लाद देता है। और ये क्या करता है, अपना जो है वो शर्त को पूरा नहीं कर पाता है, ठीक है ना। इस कारण से ऑस्ट्रिया इस पे हमला कर देता है, ठीक है। इनके बचाव में कौन आता है, यहाँ से ये रूस आ जाता है। कौन आ जाता है, रूस आ जाता है। रूस क्यों आ जाता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में गुप्त संधि था, है ना। जब इनको बचाव करने के लिए इधर से रूस आया तो इधर से कौन आ गया, इधर से कौन आ गया, ये जर्मनी यहाँ दिखाई दे रहा। ऑस्ट्रिया के साथ इनका अच्छा संबंध था उस समय में, है ना, 1914 में। तो इनको सहायता करने के लिए आ जाता है। इसी बीच में जब रूस और फ्रांस के बीच में उस समय अच्छा तालमेल था, संधि था इन लोगों का, तो रूस क्या कर देता है, इनको सपोर्ट कर देता है। इसी बीच में यहाँ पे डच, है ना, डच मतलब वहां पे डेनमार्क, सॉरी डेनमार्क नहीं है, कौन है ये, इधर नीदरलैंड, इधर है नाम भूल रहे हैं उनका। यहाँ पे एक देश है ना, उसका नाम क्या है भूल रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। यहीं पे एक देश है। तो ये यहाँ से जो है ब्रिटेन जो है मतलब ये क्या था ना, युद्ध में तटस्थ रहने का बात क्या था, तटस्थ रहने का बात कहने का मतलब क्या, हम ना तो इस पार्ट में शामिल होंगे ना उस पार्ट में शामिल होंगे, समझा कि नहीं। हाँ याद आया, ये बेल्जियम है, क्या है ये, क्या है, बेल्जियम है। तो बेल्जियम पे क्या हो गया, यही लोग हमला कर दिया। तो इधर से ब्रिटेन को भी यहाँ पे लड़ाई करने के लिए क्या करना पड़ा, आना पड़ा। बात समझ में आ गया। तो इस तरह से क्या हो गया, युद्ध चालू हो गया, है ना। और यह युद्ध कितना समय तक चला, 1914 से 18 के बीच में। क्या कुछ समझ में आया। युद्ध के पीछे में अगर हम कारण को गिने तो पहला कारण उपनिवेशवाद पे वर्चस्व। क्या हो गया, ज्यादा से ज्यादा उपनिवेश को प्राप्त करना। और उपनिवेश को प्राप्त करने का चाह क्यों था, क्योंकि इन देशों को उपनिवेश, उसका जो उपनिवेश था, उपनिवेश का मतलब समझ रहे हो ना, नहीं समझ रहे हो, नहीं समझेगा तो बोलना पड़ेगा, बोलना। जैसे मान लो ये क्या है, इंग्लैंड, क्या है, इंग्लैंड। और ये व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में आया, ठीक। जब भारत में जब आया तो धीरे धीरे यहाँ पे क्या किया, भारत पे अधिकार कर लिया। क्या कर लिया, क्या कर लिया, जब भारत पे अधिकार कर लिया, राजनीतिक अधिकार कर लिया, तो अब जो राजा करेगा, शासक करेगा, वही तो होगा, क्योंकि उनके पास पावर रहता है। तो ये अपने मन से नीति निर्धारण यहाँ ब्रिटेन का लोग करता था, ठीक ना। और ब्रिटेन जो नीति निर्धारण करता था उन्हीं के आधार से भारत का शोषण होता था। तो ब्रिटेन का भारत क्या हो गया, उपनिवेश हो गया। क्या हो गया, क्योंकि वो उस पर अधिकार कर लिया है। इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र,
है ना। इसी तरह से तमाम बहुत सारे देश जो है, इधर बर्मा हो गया, है ना, इन पे वो क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। तो अब समझ में आया उपनिवेश किसे कहते हैं, क्लियर, ठीक है। तो भारत क्या बन गया, इसका उपनिवेश। अब उपनिवेश से फायदा कैसे लेता था, अब मान लो यहाँ पे कोयला, सोना, चांदी, तांबा, बहुत सारे जो प्राकृतिक पदार्थ होता है, उसको यहां से क्या करता था, ब्रिटेन लेके जाता था फ्री में या कम कीमत पे, समझा, और यहां से बना करके वही माल ला के यहाँ पे भारत में बेच देता था। तो क्या फायदा हुआ उनको, नहीं फायदा हुआ, किसको, इंग्लैंड को फिर फायदा हुआ ना, भारत को नुकसान हो गया। जब इनको फायदा होगा तो क्या ये अमीर बनेगा, जब अमीर बनेगा तो अगल बगल का देश चाहेगा कि हम भी अमीर बने, इसी प्रकार का व्यवस्था अपना करके। तो दुनिया में क्या है, ये लोग क्या है, आधुनिक उन्नत तकनीक से लैस था, समझा कि नहीं, इनके पास संगठनात्मक शक्ति था, अन्य देश में जो था उस प्रकार का ताकत नहीं था। तो एक तरह से एक एक कर करके क्या कर लिया, विजित कर लिया। जैसे यहां पर ये क्या है, ब्रिटेन के बारे में बताए, तो इस एरिया में जो तुमको देखा, यहाँ पे है वियतनाम, लाओस, है ना इस ये जो एरिया है ना, इनको क्या कर लिया था, फ्रांस के अधीन था, ये डच के अधीन था, समझा कि नहीं। इसी तरह से इधर पुर्तगाल, स्पेन का भी, दक्षिण अफ्रीका में इनका अच्छा खासा नियंत्रण था, समझा कि नहीं। इसी तरह से अन्य भाग में पुर्तगाल, स्पेन, जर्मनी, इन सबका कुछ ना कुछ उपनिवेश था। इसी तरह से बात समझ में आ गया, किसी के पास जाता था तो किसी के पास कम था, समझा नहीं, और जिसके पास कम था तो वो क्या जाता था, और किसी के पास कुछ था ही नहीं, तो क्या लड़ाई बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। बस लड़ाई का कारण एक यही था। हम चलते आगे, बोला युद्ध की अवधि, यह युद्ध 1914 में प्रारंभ हुआ। कब हुआ, 1914 में प्रारंभ हुआ और 4 वर्षों तक लड़ा गया, कोई दिक्कत नहीं। अब बोल रहा है वैश्विक, बी नंबर में आते हैं, बोल रहा है युद्ध का मूल कारण यूरोपीय देशों की औपनिवेशिक और साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा का परिणाम, मतलब वही हो गया, औपनिवेशिक मतलब ज्यादा से ज्यादा उपनिवेश चाहता था हमारे पास हो। फिर बोल रहा है इसमें 2 गुट था, क्या था, एक था मित्र राष्ट्र, कौन था, और मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल थे, मित्र राष्ट्र में है फ्रांस, कौन थे, फ्रांस दोनों में हो गया क्या, चलो हम मित्र राष्ट्र की अगर हम बात करें तो इसमें क्या था, यहां पे देख लो, फ्रांस, कौन है, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, क्या था, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, कहां पे हो गया, है ना, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन हो गया, मेन यही था। और 1917 में ब्रेस्ट लिटोवस की संधि होने के कारण से 1917 में रूस निकल जाता है, क्या जाता है, लेकिन 1917 में ही अमेरिका फिर से आ जाता है मित्र राष्ट्र में, क्या जाता है। तो समझ में आ गया, मित्र राष्ट्र में कौन कौन था, कौन था, यहां पे देखो बोला है फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, है ना। 1917 के बाद उसका सहयोगी बना कौन, अमेरिका, अभी नक्शा भी दिखा दिए हैं, ठीक है। अब बोल रहे दूसरा गुट कौन था, केंद्रीय शक्तियां, कौन था, केंद्रीय शक्तियां कौन था, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी तथा इटली, कौन था, ये था। हालांकि बाद में इटली निकल के क्या गया, मित्र राष्ट्र की तरफ चला गया था 1915 में, ठीक है। चलो अब तीसरा कौन है, इसका बोल रहा है वैश्विक प्रभाव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण विश्व की राजनीतिक आर्थिक स्थिति को क्या कर दिया, प्रभावित किया, है ना। आगे चलते हैं, बोल रहा है देखो एक चीज चर्चा कर ही लेते हैं यहाँ पे, बोल रहा है राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने का मतलब क्या हो गया, जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो यहाँ पे 2 साम्राज्य था, मतलब जैसे मान लो एक ऑटोमन साम्राज्य था, कौन था, दूसरा ऑस्ट्रियन हंगेरियन साम्राज्य था, इनका क्या हो गया, विघटन हो गया, समझा नहीं। रूस का भी बहुत सारा पार्ट क्या हो गया, उनसे यहां से निकला, ठीक। क्या बोला, कारणों के साथ भारत का अंतर संबंध, बोल रहा है औपनिवेशिक व्यवस्था की सुरक्षा। देखो औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप एशिया एवं अफ्रीकी देशों में स्थापित औपनिवेशिक व्यवस्था की रक्षा हेतु, रक्षा करने का मतलब जो उपनिवेश वहां के, कहां के, यूरोप के देशों ने जो स्थापित किया था, जैसे
ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, ये सब जो अपना अपना उपनिवेश स्थापित किया था। अगर तुम कोई भी चीज अगर अब तुम्हारे पास रहेगा, उसको खोना चाहेगा, लोग उस चीज को रखते हुए दूसरा चीज लाने का प्रयास करता है कि नहीं करता है। ये भी चाह रहा था जो पहले से उपनिवेश है ये उनके पास रहे ही और नया से नया आए, समझा कि नहीं। तो वही बात यहाँ पे कहा गया है। दूसरा बोला ब्रिटेन के लिए भारत का महत्व, बोला भारत ब्रिटेन के सभी उपनिवेशों में सबसे महत्वपूर्ण और युद्ध के अस्थिर माहौल में भारत को हर हाल में सुरक्षित रखना ब्रिटेन की पहली प्राथमिकता थी। तुम जानते हो भारत को क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोने की चिड़िया यूं ही नहीं कहा जाता था, भारत के पास काफी संसाधन था, है ना, चाहे वो प्राकृतिक संसाधन हो या मानवीय संसाधन हो, बड़ी मात्रा में उपलब्ध था, है ना, और उसमें भारत जो है सुखी संपन्न था काफी ज्यादा। तो और ब्रिटेन को जितने भी उनके उपनिवेश थे, उनको जितना फायदा अन्य उपनिवेश से नहीं होता था, उसे कहीं ज्यादा फायदा किससे होता था? भारत से होता था। इसलिए उसका हर एक हाल में यह प्राथमिकता था कि भारत को सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि अगर यहाँ से रिसोर्स नहीं मिलेगा, पैसा रुपया नहीं मिलेगा, धन नहीं मिलेगा, मानव बल नहीं मिलेगा, तो क्या युद्ध में वो टिक पाएगा? नहीं टिक पाएगा, है ना। तो इस तरह से उनकी प्राथमिक सुरक्षा में यह आ जाता था। फिर बोल रहा है कि जिम्मेवार सरकार का लक्ष्य, यहाँ पे क्या बोल रहा है? जैसे ही युद्ध आरंभ हुआ, है ना, होते ही घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश शासन का लक्ष्य क्रमशः एक जिम्मेदार सरकार की स्थापना करना है। इनका कहना था कि भारत में एक जिम्मेदार सरकार का स्थापना किया जाएगा। सरकार से तात्पर्य यह हुआ कि पहले का जो निरंकुश शासन तंत्र था, उनके जगह पे अब धीरे धीरे भारत के लोगों को स्वायत्तता दिया जाएगा, है ना। तो भारत बोला, लोगों को लगा भी अरे प्रथम विश्व युद्ध है, अब हो जाएगा, बोल रहा है, मतलब देगा, दे ही देगा हम लोगों को स्वतंत्रता, स्वायत्तता, ठीक है। ये बहुत सारा ये वादा कर दिया था। फिर बोल रहा है 1916 में भारत में आयात शुल्क लगाया गया ताकि भारतीय कपड़ा उद्योगों का विकास हो सके और उसका फायदा अंग्रेजों को मिल सके। देखो, अगर इनका मूल में जाए 1916 में आयात कर लगाया। कौन लगाया आयात कर? देखो, आयात कर का अर्थ हम लोग को बता देते हैं। जैसे ब्रिटेन में कोई सामान बना है, यहाँ पे मान लो 100 रुपया का, उस दिन भी बताए थे। इस 100 रुपया का सामान अगर यहाँ पे ले जाके लागत लगा है वहां पे, भारत में अगर बेचेगा 110 रुपया में, क्या बेचेगा? तो अंग्रेज को क्या हो जाएगा? फायदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर 110 रुपया में बेचेगा तो क्या होगा? कितना फायदा होगा? ये जो है, मान लो ये वस्त्र है, यहाँ पे कोई कपड़ा, इसको बनाने में ही लग गया 100 रुपया। कितना लग गया है? तो यहाँ पे अगर 110 रुपया में अगर ले जाके भारत में बेचेगा तो फायदा होगा, इसको फायदा होगा कि नहीं होगा? और यहाँ पर भारत में खुद भी कपड़ा बन रहा है। क्या बन रहा है? खुद भी कपड़ा बन रहा है। और कैसा हुआ? हाथ से बन रहा है कपड़ा, समझा। लेकिन भारत में अगर भारतीयों का सरकार होता तो क्या होता? अगर यहां से कोई सामान बेचने के लिए आता तो इस पे आयात कर लगा देता। क्या लगाता? अब भारत का सरकार चाहता कि इसका कपड़ा न बिके और यहां के लोगों का कपड़ा बिके, है ना, तो इतना कर लगाता ताकि इसका कम से कम कपड़ा बिकता, या तो ना के ना बराबर बिकता। मान लो अगर ये यहाँ पे 20% का भारत सरकार कर लगा देता। कर लगाने का मतलब क्या? वही कपड़ा यहाँ पे क्या होता है? 120 रुपया में बिकता। तो बताओ, सॉरी, 20 रुपया का क्या कर लगा देता है? इसको कर लगा देता, समझा कि नहीं। कर लगाने के बाद जो पहले 110 में बिकता था, अब कितना में बिकेगा? 120 में बिकेगा। मान लो कि भारतीय लोगों का कपड़ा अगर 115 में बिक रहा है, क्या बिक रहा है, और यही ले जाके 120 में बेच रहा है, किसका कपड़ा बिकेगा? 115, भारतीय लोगों का कपड़ा बनेगा। तो इस प्रकार से भारत का उद्योग का संरक्षण हो पाता ना। लेकिन ये जो 1916 में आयात कर लगाने का बात चल रहा है, इससे पहले यह स्थिति नहीं था। और ये स्थिति 1916 में आयात कर लगाया। आयात कर क्यों लगाया? क्या भारतीयों को फायदा लगाने के लिए पहुंचाया आयात कर लगाया? नहीं, इनके पीछे उद्देश्य उनका यह था कि यहां से जो कर प्राप्त होगा, पैसा प्राप्त होगा, तब तो युद्ध में लगेगा, है ना। इसका मेन उद्देश्य ये था, ठीक है। तो इनका मतलब यही है। आगे हम चलते हैं। तो यहां पे बोल रहा है प्रथम महायुद्ध के समय का भारतीय घटनाक्रम। बोल रहा है राष्ट्रवाद की परिपक्वता, युद्ध से उत्पन्न आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों के कारण भारतीय राष्ट्रवाद ज्यादा परिपक्व हुआ। देखो, जो
यहां पे बोल रहा है युद्ध से उत्पन्न आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियां से राष्ट्रवाद मजबूत हुआ। अब कैसे मजबूत हुआ राष्ट्रवाद? अब देखो, आर्थिक का अगर हम बात करें तो जब युद्ध खत्म हुआ तो यहां पे अर्थव्यवस्था का बुरा हाल हो गया। क्यों बुरा हाल हो गया? इसलिए बुरा हाल हो गया कि युद्ध जब चल रहा था ना, लोग को बड़े पैमाने पर रोजगार मिला हुआ था, क्योंकि युद्ध से संबंधित बहुत सारा जो चीज था यहां पे बन रहा था, एक तरह से पैसा भी था, समझा कि नहीं? और जैसे ही युद्ध खत्म हुआ लोग का रोजगार छिन गया, स्थिति भी खराब हो गया, समझा कि नहीं? और एक तरह से दूसरा कारण ये भी था, जब आयात कर लगा था तो इंग्लैंड से बहुत सारा सामान आगे सस्ता भी मिल रहा था, वो सामान भी मिलना बंद हो गया। बात समझा कि नहीं? तो अगर आर्थिक स्थिति खराब हुआ, खाद्यान्न का भी कीमतें वृद्धि हुआ, समझा कि नहीं? उसके बाद जो है, क्योंकि बहुत सारा जो ट्रेड रूट था, व्यापार का जो रूट था, वो बर्बाद हो गया था। क्या हो गया था? बर्बाद हो गया था। इस तरह से कीमत बढ़ा। जब कीमत बढ़ा तो लोग को लगा कि ऐसा स्थिति खराब क्यों है, और खराब क्यों है? यही अंग्रेज के कारण है, इसको मार के भगाओ। वो सभी सेक्शन को प्रभावित किया, समाज का सभी वर्ग। समाज में एक वर्ग तो होता नहीं है, बहुत सारे वर्ग होते हैं। सभी को लगा कि स्थिति खराब हो गई, और खराब होने का कारण क्या है? कौन है? अंग्रेज। ठीक है, फिर दूसरा देखते हैं। शुरुआत में तिलक, गांधी जैसे नेताओं ने स्वराज आश्वासन पर ब्रिटिश सरकार के युद्ध प्रयासों में हर संभव दिया, है ना? ब्रिटेन के सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि स्वराज मिलेगा। स्वराज का मतलब समझ रहे हो ना? खुद का शासन। क्या हो गया? है ना, खुद का शासन। वहां पे स्वराज का अर्थ अलग अलग गुट अलग अलग लगा रहा था। कुछ उदारवादी गुट था, कुछ क्या था, मतलब उग्र राष्ट्रवादी गुट था। सबका अपना अपना अलग था स्वराज के मतलब में, लेकिन ओवरऑल बोल रहा था कि स्वराज मिल जाएगा, है ना? गांधी जी तो इतना प्रमोट किए, उसे सार्जेंट कहा जाने लगा था, है ना? बहुत सारे लोगों को सैनिक में भर्ती करवाया था। फिर देखो, प्रथम महायुद्ध के समय का भारतीय घटना, इसमें अगर देखो बोला होम रूल लीग आंदोलन, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने आयरलैंड से प्रेरित होकर भारत में स्वराज प्राप्ति के लिए दबाव बनाना शुरू किया, है ना? देखो, यहीं पे एक देश है आयरलैंड, यहीं पे पहली बार होम रूल लीग आंदोलन जो है ना, यहीं से प्रेरणा लेके ये कौन, तिलक एवं एनी बेसेंट, है ना, ये दबाव बनाना शुरू किया। चलो डिटेल में नहीं जाएंगे। चलो यहाँ देखते हैं क्रांतिकारी आंदोलन का विकास और विस्तार। बोला देश के भीतर क्रांतिकारी संगठन बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब समेत संपूर्ण उत्तरी भारत में फैल गया। विभिन्न प्रकार का संगठन बना, और उन सभी संगठन का कॉमन उद्देश्य क्या था? भारत को स्वतंत्रता दिलाना। ठीक है, उसके बाद जो है अगला पॉइंट है, बोल रहा हूं वर्ष 1916 की दो महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाएं थी। पहला, कांग्रेस के दोनों दल, गरम दल और नरम दल, दोनों क्या हो गया? एक हो गया। और गरम दल नरम दल है क्या? मतलब गरम दल का मतलब क्या? उग्र राष्ट्रवाद का समर्थक, यानी उग्र विचारों का समर्थक। वो चाहता था अंग्रेज को यहां से खदेड़ दे, भगा दे, पूरा तरह से चले जाए, समझा कि नहीं? और एक नरम दल था, नरम दल था कि ठंडा रहो, इतना हड़बड़ाओ नहीं, धीरे धीरे मिलेगा, है ना? कोई भी चीज लेके इकट्ठी नहीं ले सकते, धीरे, पहले थोड़ा सा लेंगे, फिर और थोड़ा सा लेंगे, फिर और थोड़ा सा लेंगे, धीरे धीरे करके लेंगे। इकट्ठी जाओगे लड़ने के लिए तो नहीं ले पाओगे। तो सबका अपना अपना विचार था, ठीक है ना? अब यहां पे बोल रहा है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच साझा राजनीतिक आंदोलन चलाने को लेकर समझौता हुआ। देखो, जो है यहाँ पे एक था मतलब कांग्रेस, दूसरा क्या था? मुस्लिम लीग, समझा कि नहीं? तो मुस्लिम लीग एक तरह से मुसलमानों के हित का बात करता था, कांग्रेस सभी के हितों का बात करता था, है ना? युद्ध चल रहा है, लेकिन सभी का उद्देश्य क्या था? स्वतंत्रता प्राप्त करना। कहा कि एक होके लड़ेंगे तो जल्दी प्राप्त करेंगे, एक होके नहीं लड़ेंगे तो क्या होगा? प्राप्त नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो इस तरह से इन दोनों में समझौता हो गया। बोला महात्मा गांधी का उत्कर्ष, उनके द्वारा संचालित 3 सफल सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह 1917, खेरा और अहमदाबाद मजदूर मिल आंदोलन जो है ये हुआ 1918 में। कब हुआ? ये बोला भारतीय राजनीति के रंगमंच पे इनका उदय हुआ।
यहां तक किसी को डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हो पूछो। यहाँ पे कोई भी टर्म अगर ऐसा लग रहा है कि सर ये हमको समझ में नहीं आ रहा है तो पूछो। और जो विद्यार्थी यहाँ पे देख रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि इसमें कोई डाउट है तो उन्हें भी पूछना है, कमेंट करके देना है, मैं कमेंट में आगे जवाब दे दूंगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? फिर बोल रहा है विश्व युद्ध और भारत, बोला राष्ट्रवाद की परिपक्वता, बोला युद्ध से उत्पन्न आर्थिक राजनीतिक परिस्थितियों के कारण परिपक्व हो गए। हम चर्चा कर चुके हैं इसके बारे में बढ़िया से, है ना। राष्ट्रवादी नेताओं का रुख और मोहभंग, ये भी इसको डिटेल से दिया गया, चित्र फित्र देख लो कौन कहाँ है ना। उसके बाद जो है बाद में मोहभंग हुआ। बाद में देखो, बाद में मोहभंग इस तरह से हुआ कि रक्षा व्यय में वृद्धि किया गया, कर का बोझ बढ़ा, है ना, महंगाई हुआ। युद्ध के बाद क्या रहा, देखो बेचारा कर से क्या हो गया दबा गया है ना। देखो सरकार चाहे तो हम लोग का स्थिति अच्छा कर सकता है, नहीं तो खराब भी कर सकता है। सरकार के पास ऐसा नीति होता है ना। सरकार चाहे तो किसी भी वस्तु की कीमत को बढ़ा सकता है, चाहे तो घटा सकता है ना। अगर बढ़ाना चाहेगा तो क्या करेगा, कर लगा देगा। घटाना चाहेगा तो क्या करेगा, सब्सिडी दे देगा। क्या दे देगा, सब्सिडी मतलब समझते हो? लो, सब्सिडी का मतलब होता है पहले से मान लो कि अगर सरकार जो है कभी कभी प्याज तुम देखता होगा महंगा हो जाता है ना, 100 रुपया किलो हो जाता है ना। अगर सरकार चाहेगा कि इसको 10 रुपया किलो हम अपना जनता को देंगे, है ना कि नहीं, खरीद तो रहा है बाहर से 100 रुपया में, है ना, लेकिन 90% सरकार अपने पॉकेट से दे रहा है जो खरीद के ला रहा है, और बाद बाकी जो है ये जनता को बेचता रहा, और जनता को कितना मिलेगा, 10 रुपया मिलेगा। इसलिए बोलते हैं सब्सिडी। पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में जो है तुम लोग चावल दाल गेहूं बहुत सारा लोगों को मिलता है। कैसे मिलता था, सस्ता में। सरकार सब्सिडी देती है। क्या देती है? अगर किसी के बारे में महंगा अगर किसी चीज को लगाना है, अब कोई अमीर है BMW गाड़ी खरीदेगा, ठीक है, उसका एक्चुअल दाम कितना है, मान लो कितना 1 करोड़ है ना, मान लो 1 करोड़ उसका दाम है। अब सरकार को लग रहा है कि ये तो बहुत अपने अमीर आदमी है ना, 30% इस पे लगा देता है टैक्स, है ना। तो उसके बाद क्या हो गया, वही कार जो 1 करोड़ में मिलता है उसका दाम क्या हो गया, 1 करोड़ 30 लाख हो गया। क्या हो गया, तो ये कर लगा दिया, है ना। अब चाहता है कि नहीं ये ज्यादा BMW बिके, है ना, तो क्या करेगा, कभी ना कभी 10% लगा देगा, क्या होगा, वही 1 करोड़ 10 लाख में बिकेगा। और खास पीरियड के लिए लगाएगा, खास समय के लिए लगाएगा, उस खास समय में बहुत ज्यादा बिक्री हो जाएगा। सरकार पे बहुत सारी चीज डिपेंड करता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। आगे बोल रहा होम रूल लीग आंदोलन, वही बोल रहा आयरलैंड से क्या हो गया, प्रेरित हुआ, है ना। इस बारे में चर्चा कर दो। कौन है यहाँ पे, ये कौन है, एनी बेसेंट। कौन है, एनी बेसेंट। और ये कौन है, तिलक बाबू। हाँ, अरे वो चीज चर्चा का नहीं है, जो भी हो गया मतलब वो सिंबल हो गया, क्या उसका बात नहीं माना, क्या हो गया ये, है ना। मतलब ये हाल मतलब इनका हालत खराब है इसलिए दिल टूट गया है। मतलब समझा कि नहीं, जो बोला था अगले सरकार वो नहीं किया तो दिल टूट गया, प्रोमिस देखो तोड़ दिया यहाँ पे, है ना। चलो यहाँ देखते हैं, आगे देखते हैं क्रांतिकारी आंदोलन का विकास और विस्तार। देखो बोला देश के भीतर क्रांतिकारी संगठन बंगाल महाराष्ट्र पंजाब समेत उत्तरी भारत में देखो पूरा फैल गया, दिखा जा रहा है कौन कौन कहाँ कहाँ फैला है, समझा कि नहीं। अब बोल रहा है कि विदेशों में अमेरिका और कनाडा में लाला हरदयाल के प्रयासों से 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई। देखो इधर से तुमको जितना भी फैक्ट बताते हैं, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, है ना, गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ, है ना, तिलक एवं एनी बेसेंट ने कौन सा संस्था का गठन किया, है कि नहीं। तो इन सब के बारे में ये डायरेक्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, याद रखना। बताओ गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ, कहां पे हुआ, कनाडा और अमेरिका में हुआ। किसने किया, लाला हरदयाल ने किया। किसने किया, और ये क्या था, सशस्त्र क्रांति का प्रयास किया। मतलब अनुनय विनय प्रार्थना करके आप भाग जाइए सर, ये था छूट दे दीजिए, वो छूट दे दीजिए, है ना, ऐसा नहीं करता था ताकि तुमको बंदूक के नोक से भगाएंगे, है ना। तो इनका ये विचारधारा था, ठीक है। फिर बोल रहा
कांग्रेस के दोनों दल देखो, गरम दल नरम दल, देखो गला मिल रहा है, सब मिल रहा है ना, एक हो गया, एक होगा कि एकता मिलेगा, एकता से क्या होगा, अपना बात लोग मनवाएगा। फिर देखो बोला सफल सत्याग्रह के बाद भारतीय राजनीति के रंगमंच पर गांधी जी का उदय हुआ। गांधी जी देखो सुर्खी में कब आते हैं, जब भारत में नील खेती के मुद्दे पर चंपारण सत्याग्रह हुआ। कहां पे हुआ, बिहार में, ये तो कोई चंपारण का क्षेत्र है यहाँ पे, समझा कि नहीं, इसी एरिया में हुआ था, है ना, और यहाँ पे सफल रहा ये आंदोलन। इसी प्रकार से गुजरात में एक अहमदाबाद है और खेरा है ना, इस जगह पे क्या होगा, खेरा में क्या था, कृषक आंदोलन था। कृषक आंदोलन क्यों था, वहां का फसल खराब हो गया था। जब फसल ही खराब हो जाएगा तो कर कहां से देगा, कर माफी के विरोध में, है ना, मतलब कर माफी के लिए, है ना, आंदोलन करवाया था। फिर बोल रहा है अहमदाबाद में इसी तरह से वहां का जो मिल मालिक था, है ना, उनके खिलाफ वहां का मजदूर हड़ताल किया था, वहां पर भी सम्मिलित हुआ और अपना मांग मनवाया। इस यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत है, बताओ? यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई प्रश्न आ रहा है मन में? नहीं आ रहा है ना। तो यहां से क्वेश्चन तुमको बन सकता है कि बताओ कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में कब समझौता हुआ? 1916 में। कब हुआ? 1916 में। कहां पे हुआ? लखनऊ में। कहां पे हुआ? 1916 ईस्वी में हुआ। कहां पे हुआ? लखनऊ में, है ना। ये क्वेश्चन बन सकता है तुम्हारा, ठीक है। इसी प्रकार से चंपारण सत्याग्रह कहां पे हुआ? बिहार में। खेरा आंदोलन कहां पे हुआ? गुजरात में। अहमदाबाद मिल हड़ताल कहां पे हुआ? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917। खेरा सत्याग्रह कब हुआ? अहमदाबाद मिल 18 कब हुआ? 1918। तो ये सब तुम्हारा हो सकता है। देखो यहाँ पे 1916 जो है लिखा भी है ना, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो है महत्वपूर्ण समझौता लिखा भी है ना। तुम इसको ढूंढोगे, अच्छा से समझोगे, पढ़ोगे, तुमको यहाँ पे बहुत सारा फैक्ट मिलने वाला है, समझा। आगे चलते हैं। बोल रहा है प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर प्रभाव, ठीक है। देखो इसमें प्रभाव क्या था, बोल रहा है इंग्लैंड के संकट से भारत में आयात रुका, जिससे कपड़ा और इस्पात जैसे भारतीय उद्योगपति वर्ग का उदय हुआ। समझने वाला बात यह है कि जब युद्ध चल रहा है, इसका मतलब है इंग्लैंड से क्या हो गया ना, आयात रुक गया है। आयात का मतलब, आयात का मतलब क्या हो गया? अरे वहां से इंग्लैंड से जो भी आया, मतलब आओ, मतलब कहीं दूसरे जगह से आओ, मतलब आ रहा है सामान दूसरे जगह से, समझा कि नहीं? मुंह देखने ले जाता तुम लोग। यहां से जो सामान आता था पहले भारत में, कहां पे आता था? है ना। तो जो ये पहले निर्बाध तरीके से आता था, लेकिन जो ये 1914 का जो कालखंड है, और 1914 से लेके 18 तक दिखाई दे रहा है, बढ़िया से देखो तो कि डीप कलर ले इसको, दिखाई दे रहा है। इस बीच के काल में क्या हो गया ना, यहां से लेके यहां पे जो आ रहा था ना, ये व्यापार में कमी हुआ, मतलब वहां से सामान जो आ रहा था कमी हुआ। क्यों कमी हुआ? क्या अंग्रेज सरकार जानबूझ कर दिया? देखो बेसिकली क्या है ना, कोई भी सामान अगर आता है तो यही रूट से आता है ना, ये रूट से जब आता है तो क्या होता है, आराम से, क्योंकि जब शांति का काल रहता है कोई भी सामान आराम से आता और जाता है। लेकिन अगर सामान लेके आ रहा है, अब इन्हीं का दुश्मन इधर कोई दूसरा, मान लो जर्मनी का कोई है, हमला कर दिया, जहाजी को डुबो दिया। अभी के समय में वर्तमान स्थिति में ही हो रहा है। क्या हो रहा है? यहाँ पे फारस की खाड़ी पे, यहाँ पे क्या है, अभी अस्थिरता का माहौल है ना, और बहुत बड़ा मात्रा तेल का यहीं से दुनिया के विभिन्न भाग में जा रहा है ना। अब यहाँ से मिसाइल लेता है ईरान, फटाक से यहाँ पे मार देता है, और इधर से क्या करता है, ये भी यहाँ पे काफी बमबारी करता है। किस पे? अरे पाकिस्तान को हम दिखा दिए, है ना। ये ईरान पे, ईरान का क्षेत्र कहाँ है? ये है ईरान का क्षेत्र, ये देख रहा है कि नहीं, ये ईरान का क्षेत्र है, यहीं से लेता है। पहले तो क्या ये अमेरिका जो है यहाँ से, ये इजराइल का क्या है, समर्थक है, यहीं पे इजराइल छोटू सा देश है, काफी बमबारी किया इस पे। बाद में क्या किया है, अब ये तो यहाँ तक मार सकता नहीं है अमेरिका को, तो इसका सहयोगी जो देश है अगल बगल का, सऊदी, यूरोप, इधर का छोटा यमन, ओमान, ये सब जितना भी है ना, इसी पे मिसाइल गिरा दे रहा है। अगर मान लो यहाँ से कोई जहाज जा रहा है, कोई सामान लेके, तेल लेके, मार दे रहा है इसको,
अगर तेल तेल सही से नहीं आएगा, तुम लोग देखा होगा अभी के समय में क्या भारत में पेट्रोल यानी हमारे इलाके में कितना 116 रुपया लीटर हो गया है, हो गया ना, संभवतः यह 90 रुपया के आसपास था कुछ दिन पहले। इतना ज्यादा कीमत में वृद्धि हो गया। क्यों कीमत में वृद्धि हो गया? कि सामान नहीं आ रहा है, क्या रहा है, और जिस मात्रा में आना चाहिए उस मात्रा में नहीं आ रहा, तो कीमत क्या हो गया, वृद्धि हो गया। सेम उसी प्रकार वही स्थिति था वहां पर जब युद्ध हो रहा था ना, तो यही चीज हो रहा था। क्लियर हुआ? अभी जो इतना कीमत बढ़ रहा है इसी कारण से। चलो एक बार देखते हैं इधर, ठीक है। जब देखो, जब मान लो यहां से अगर सामान नहीं आ रहा था, तो यहां का जो व्यापारी था, मतलब जो भी चीज बनाता था वो अपने से बनाया, है ना, और उसका बिक्री हुआ तो इनको काफी फायदा हुआ। इन्हीं को इसमें समझाया गया है। इसमें बोल रहा है राष्ट्रवादी भावना का विकास और रॉलेट एक्ट बढ़ती राष्ट्रवादी चेतना को दमनकारी कानून से दबाने का प्रयास किया गया और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। देखो, जब युद्ध समाप्त हुआ, अंग्रेजों ने यह वादा किया था कि आप लोगों को स्वायत्तता मिलेगा। क्या स्वायत्तता मिला? नहीं मिला। जब नहीं मिला तो क्या विरोध होगा? विरोध हुआ। पूरे भारतवर्ष में जब विरोध हुआ तो एक ऐसा काला कानून लेकर आया जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। क्या नाम था? यह ऐसा कानून था जिसके बारे में बोला जाता है बिना दलील, बिना वकील अपील का मुकदमा चलता था। मतलब बिना कुछ प्रोसीजर का पालन करते हुए किसी भी आदमी को गिरफ्तार किया जा सकता था, उन्हें सजा दिया जा सकता था। जनरली कानून में क्या होता है, अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तारी का कारण बताना पड़ता है ना, और उनको अपना दोष सिद्धि करने का अधिकार दिया जाता है वकील के लिए। अगर मान लो एक कोर्ट उनको सजा दे देता है तो उनके खिलाफ वो उससे बड़ा अदालत में अपील भी कर सकता है। अभी वर्तमान संदर्भ की स्थिति के अनुसार से तुम लोग समझ सकते हो, अगर कोई अपराध करता है ना, मान लो क्रिमिनल अपराध कोई भी करता है, आपराधिक, है ना, किसी से अपराध हो जाता है या किसी को गलती से फंसा देता है कोई, है ना, चाहे मर्डर, रेप या और अदर घटना में, है ना, तो रेप का तो बात अलग हो गया, पोस्को एक्ट वगैरह का बात तो अलग हो गया, लेकिन जैसे हत्या वगैरह और सब जो मामला जो होता है ना, उसमें जो केस करता है उन्हीं पे यह बर्डन रहता है कि वो उसको प्रूफ करे और संदेह से परे प्रूफ करे कि इसने ही किया है 100%, है ना। अगर मान लो दोष सिद्धि हो जाएगा, उस आदमी को सजा भी हो जाएगा, तो क्या करेगा, उससे उच्च अदालत पे जाएगा अपील करने के लिए। कहाँ? हम लोग बिहार से हैं, पूर्णिया जिले से हैं। पूर्णिया में अगर कोई केस में ट्रायल हो गया, किसी को सजा हो गया, तो कहाँ पे जाएगा अपील करने के लिए? पटना हाई कोर्ट। कहाँ जाएगा? है ना। अगर दोनों तरह से हो सकता है, अगर सजा नहीं भी मिले तो दूसरा पार्टी भी जा सकता है, वो पटना हाई कोर्ट, दोनों में से कोई भी जा सकता है। इसी प्रकार से पटना हाई कोर्ट में अगर किसी के फेवर में नहीं होता, कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में जो है, और वो अंतिम है। क्या है? समझा कि नहीं? तो ये चीज है। तो यहां पे इस प्रकार का किसी प्रकार का प्रावधान नहीं था, तो ये काला कानून था। अरे बोलना हाँ या ना है? ये था। क्या था? काला कानून था। तो इसका विरोध होगा, विरोध हो रहा था। और जब ये यहाँ पे विरोध हो रहा था तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। यहाँ पे जाने का रास्ता कोई नहीं था। यहाँ पे एक जनरल आर डायर आया, है ना, और वह आदेश दे दिया कि शांतिपूर्वक भीड़ पे गोली चलाया जाए। ये लोग सभा कर रहा था, ना हथियार था, ना कुछ था, ना किसी से लड़ाई कर रहा था, और इन निहत्थों लोगों पे गोली से दम धर 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 मारा था। अब सो कोई इधर भाग रहा, वो भाग रहा, उधर भाग रहा, और बहुत दर्दनाक मौत हुआ। वाह, ये क्या अच्छा बात था? कितना दयनीय स्थिति था, कितना खराब। ये जो है क्रूरता था। क्या हो गया? ये नकारात्मक पक्ष को जाहिर किया, है ना। इसी कारण से जो है बाद में जो है यहाँ का उधम सिंह जाके जो गोली चलवाया था, है ना, उसको जाके वहां पे गोली ही मार देता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो बोल रहा मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड योजना 1919 में लाया। बोल रहा कुछ सीमित सुधार के साथ निराशाजनक रियायतें दी गई, है ना। बोला था केक खिलाएंगे और टॉफी पकड़ा दिया। क्या क्या क्या? केक खिलाएंगे और टॉफी पकड़ा दिया। तो अच्छा लगेगा? आए तो तैयारी करके एकदम केक खाएंगे
है ना। और वो भी बड़ा सा केक मिलेगा, पूरा का पूरा, कम से कम हाफ पीस तो मिलेगा ही, लेकिन क्या, तो कितना असंतोष होगा। तो यहां बोल रहा है खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि, बोल रहा है ऑटोमन तुर्की की हार और खलीफा के मुद्दे से भारतीय मुसलमान में नाराजगी हुआ। देखो, तुमको अभी हम बताए थे कुछ समय पहले कि देखो यहाँ पे हम यहाँ तुमको बताए थे कि जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, है ना। वीडियो को अगर कोई यहाँ पे जाएगा पीडीएफ में, तो वीडियो से एक बार देख लेना है पीछे जाके, ठीक है ना। हमको कुछ और समझाना है यहाँ पे। देखो यहाँ पे उस समय में जो तुमको दिखाई दे रहा है, ये एरिया जो है लगभग में, ये एरिया है ना, ये इधर का, ये मतलब ऑटोमन साम्राज्य था। क्या था? इधर ऑस्ट्रियन साम्राज्य था। क्या था? है ना, ऑस्ट्रियन साम्राज्य का हम चर्चा करेंगे नहीं। यहाँ ऑटोमन साम्राज्य का चर्चा इसलिए करना जरूरी हो जाता है क्योंकि भारत का मुसलमान क्या था, इससे क्षुब्ध था, गुस्से में था। क्यों गुस्से में था? जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो शांति संधि के तहत क्या किया गया, इसको मतलब ऑटोमन साम्राज्य को कई भागों में बांट दिया। किसी को तुर्की, सीरिया, जॉर्डन, इराक, है ना, लीबिया, बहुत सारे देश में यहाँ पे इसको बांटा गया, ठीक है ना। और कोई भी जो राजा रहेगा, खलीफा रहेगा, वो चाहेगा कि मेरा क्षेत्र बंट जाए? नहीं चाहेगा, नहीं। लेकिन इनका मतलब इच्छा के विरुद्ध ये सब हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि ये हार गया था, मित्र शक्तियां जीत गई थी। और मित्र शक्ति में कौन था? ब्रिटेन। कौन था? ब्रिटेन था। तो ये विरोध कर रहा था, भारत के मुसलमान विरोध कर रहा था कि आप इसको ना बांटिए और कम से कम खलीफा का सम्मान कीजिए, क्योंकि खलीफा उस समय पूरा मुस्लिम जगत का क्या हो गया, हेड माना जाता था और लोग उसको रिस्पेक्ट करते थे, समझा कि नहीं। इसलिए भारत का मुसलमान इस बात को लेके विरोध कर रहे थे, कोई दिक्कत, नाराजगी था, है ना। फिर बोल रहा है कि यूरोपीय नस्लीय श्रेष्ठता का भ्रम का पतन, युद्ध ने कथित गोरी श्रेष्ठता के मिथक को तोड़ा जब औपनिवेशिक जनता ने उन्हें क्रूरता से लड़ते हुए देखा। पहले एक धारणा था, भारत में बहुत लोग बोलता था कि अंग्रेज अच्छे होते हैं, कानून को मानने वाले होते हैं, हिंसक ज्यादातर नहीं होते हैं। जब युद्ध में जब लड़ रहा था तो वहां पे क्या हो गया, भारत का भी लोग गया था लड़ने के लिए, मालूम है। भारत में जनसंख्या ज्यादा है, 15 लाख के करीब फौज गया था लड़ने के लिए। अब जब फौज वहां लड़ने के लिए देखा तो उस समय उसका क्रूरता देखा, कैसे अपने ही लोगों के गोरा गोरा को मार रहा है, क्रूरता से मार रहा है, कोई इंसानियत है ही नहीं। और अंग्रेज से डर के भागता भी था। क्या हो गया? भागता भी था। भारत लोग देखता है यू लोग भागता है, उससे अच्छा तो हम लड़ रहे हैं, हम लोग बोलते हैं कि ये श्रेष्ठ है कि नहीं है। तो लगा कि नहीं, तो अंग्रेज को भी फील हुआ कि कोई किसी से कम नहीं है। और जो यहाँ पे भारतीय आया, बहुत सारा भारतीय युद्ध लड़ के आया वहां पे, जब युद्ध लड़ के आया तो लगा वो सब कुछ जाना समझा, अरे कोई बड़ा चीज नहीं है, कोई 30 मार खा नहीं है वो अंग्रेज, हम उनको यहाँ से भगा सकते हैं, हरा सकते हैं, समझा। आगे बोल रहा है राष्ट्रीय आंदोलन में गांधीवादी 1947 का उदय, है ना। वही बोल रहा है चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, जिसके बारे में हम चर्चा पिछले स्लाइड में कर चुके हैं, ठीक है ना। आगे हम चलते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है आर्थिक प्रभाव। क्या बोल रहा है? तो बोल रहा है युद्ध के बाद आर्थिक स्थिति का बिगड़ना, कीमतें बढ़ना, आर्थिक गतिविधियों का मंद होना, फिर से वही बात, है ना। अच्छा, इसके बारे में तो हम चर्चा कर चुके हैं, बताओ आर्थिक स्थिति क्यों खराब हुआ, चर्चा हम इससे पहले कर चुके हैं। कितना % ध्यान में रख रहे हो? बोलो, आर्थिक स्थिति क्यों खराब हुआ? अब कोई जवाब नहीं दे पा रहा है। जवाब देना है, तुम लोग को लिख के रखना, हम इस पर चर्चा कर चुके हैं, ठीक है ना। खाली आगे यहाँ पे दर्शक की तरफ देखने से अच्छा नहीं है, बताना भी आर्थिक स्थिति खराब क्यों हुआ। हम चर्चा कर चुके इसके बारे में। अब बोला युद्ध समाप्ति के बाद स्थितियां बदलना, विदेशी पूंजी का प्रभाव द्वारा बढ़ना, है ना। भारतीय वस्तुओं के आयात पर भारी शुल्क न लगने की ब्रिटिश नीति से उद्योगपतियों में असंतोष। भारतीय नहीं होगा,
इसके जगह क्या हो गया, ब्रिटिश। क्या हो गया, तुम लोग को 100% ध्यान दे के रखना है यहाँ पे, है ना, समझना है। किताब पढ़ के आया था तुम लोग, जो भी विद्यार्थी यहाँ पर भी देख रहे हैं, जो ये सीरीज चल रहा है, अगर इंटरेस्टेड है पूरा बढ़िया से देख रहे हैं, किताब भी पढ़ना जरूरी है, या इस चीज को पढ़ने के बाद किताब भी पढ़ना है, क्योंकि अगर हम किताब को पढ़ते हैं ना, वो कहानी की तरह हमारे दिमाग में स्टोर होता है। ये क्लास क्या है, एक तरह से समझाने का तरीका है, उस समय कहाँ कहाँ चल रहा था। अगर इतना सारा घटनाक्रम को अगर जानने का प्रयास करोगे तो बहुत सारा किताब पढ़ना पड़ेगा और समय भी बर्बाद होगा, उतना रिसोर्स है भी नहीं, ये एक लेक्चर में ही प्राप्त हो पाएगा, है ना। तो किताब तुम्हारा जो भी चीज है उसको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। क्या बोल रहा है, जब युद्ध समाप्त हो गया, युद्ध जब समाप्त हुआ तो अब क्या किया, वहां से जो सामान आ रहा था ना उस पर आयात कर हटा लिया। आयात कर हटा लेगा तो क्या होगा, ब्रिटेन में इंडिया में ब्रिटेन का सामान क्या होगा, उसका कीमत घटेगा या बढ़ेगा, बताओ। आयात कर अगर ब्रिटेन सामान अपने सामान ब्रिटिश सामान पर से हटा लेगा तो भारत में उसके सामान का कीमत घटेगा या बढ़ेगा, घटेगा, बिल्कुल सही बताई, है ना, घटेगा। अगर कीमत घट गया तो उसका बिक्री भारत में बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा। जब बिक्री बढ़ेगा तो क्या होगा, फायदा ज्यादा होगा कि कम होगा, ज्यादा होगा। बस सिंपल सा इतना सा फंडा जानना तुमको, समझा। लेकिन ये तो किसके संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, ब्रिटेन को फायदा हो रहा है। लेकिन उल्टा अगर भारत के व्यक्ति की तरफ देखे तो क्या भारत को क्या होगा, भारत के लोगों को या भारत के व्यापारियों को क्या होगा, घाटा होगा, उसको उल्टा होगा, है ना। तो क्या हो गया, उद्योगपति में असंतोष था। बोल रहा भारतीय उद्योगपति द्वारा यह महसूस किया जाना कि मजबूत राष्ट्रीय आंदोलन द्वारा दबाव बनाकर हम अपने अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं। उसको यह महसूस हुआ, काश अपना सरकार होता तो हमारे फेवर में डिसीजन लेता। कि हमारा सरकार नहीं है इसलिए हमारे फेवर में डिसीजन नहीं ले रहा है ना, किसी तरह से इसको भगाया जाए। तो ये भी राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, राष्ट्रवाद के उभार में बहुत ही महत्वपूर्ण उभार। तो बोला नगरों में शिक्षित भारतीयों में बेरोजगारी और चरम महंगाई, मतलब कहने मतलब बेरोजगारी महंगाई काफी बढ़ गया है। क्या हो गया, क्यों, युद्ध खत्म हो गया है। जो फैक्ट्री में रोजगार मिल रहा था युद्ध संबंधित सामान बनने से, वो मिलना बंद हो गया। ठीक है, अगला चलते हैं। बोल रहा है युद्ध के दौरान क्या था, अच्छा है ए था बी था, पहले हम डी को चर्चा कर दिए लगता है ना। देखो एक सीरीज में आ रहा है, इसको ध्यान नहीं दे पाए। देखो युद्ध से पहले क्या था, भारतीय उद्योग फला फला था, युद्ध के बाद भारत का स्थिति खराब हुआ था, समझा। बोल रहा है अगला, राष्ट्रवादी भावना का विकास और रॉलेट एक्ट। बोला प्रथम महायुद्ध के कारण भारत सहित पूरे एशिया अफ्रीका में राष्ट्रवादी भावनाओं का अत्यधिक प्रबल होने से तात्पर्य यह है कि जैसे भारत में कहा गया था कि आप लोगों को स्वराज दिया जाएगा, अन्य देश में भी क्या होगा ना, भारत में भी असंतोष उभरा, राष्ट्रवाद ज्यादा आया, है ना। इसी प्रकार से क्या हो गया, अन्य देश में भी गया। ठीक, अब बोला मित्र राष्ट्रों द्वारा युद्ध के समय जनतंत्र और राष्ट्रीय आत्मनिर्णय करने के बाद भी युद्ध के अंत में उपनिवेशों पर कठोर नियंत्रण स्थापित करना। क्या हो गया, बोला था हम स्वराज देंगे, स्वराज तो दिया नहीं, उल्टा कोरा दिया। केक तो खिलाया नहीं, टॉफी खिला रहा था, विरोध किए तो कोरा लगा दिया। यही वाला चीज है, हाँ वो छीन लिया, है ना। तो क्या होगा, गुस्सा तो उठेगा ना। अच्छा बताएंगे, है ना। उसके बाद बोल रहा है देखो यहाँ पे वादा किया था, वादा न निभाया, दिल टूट गया है। अब बोला इस कानून के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को क्या हो गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। देखो कैसे आ रहा है, मार्शल लॉ लगा दिया है, सब देखो भाग रहा है इधर उधर, मार रहा, चीख पुकार मचा हुआ है। क्या अच्छा बात है, कितना दर्दनाक बात है, बताओ। ये कौन सा शासन प्रशासन है, क्या ये अच्छा इसको कभी कहा जा सकता है, नहीं। सैफुद्दीन और किचलू के विरोध में इनका हुआ था, खैर चर्चा नहीं तुम्हारी किताब में। चलो याद रखिए, इसके उदाहरण स्वरूप वर्ष 1919 में दमनकारी एक्ट क्या हो गया, पारित हुआ, है ना। इसी का विरोध में ये चला था, समझा कि नहीं। देखो सीक्वेंस यहाँ पे गड़बड़ा गया है ना। देखो क्या हो गया, ए है
यहाँ पे ये वादा किया, वादा नहीं निभाया, है ना। उल्टे क्या, रॉलेट एक्ट लाया। रॉलेट एक्ट में क्या था, बिना दलील, बिना वकील और बिना वकील, मतलब बिना ट्रायल का डायरेक्ट सजा दिया जा सकता था। इन्हीं के विरोध में जब ये सभा हो रहा था तो क्या हुआ, क्या हो रहा है, देखते रहो चित्र में क्या हुआ है। और ये कब हुआ है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला कांड हुआ है। कब हुआ है, चलो समय भी हो रहा है लगभग में, है ना। आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। इसको पढ़ना, पिछले क्लास में हम बताए थे कि तुम लोग नोट्स बनाना है, इनको क्या है, नोट्स बनाना है, ठीक है। तो क्या तुम लोग नोट्स बनाया है, सब नोट्स बनाना है, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अच्छा से पढ़ना है, समझना है, उसके बाद जो है बराबर नोट्स बनाते रहना है, ठीक है।